दोस्तों, ये कहानी चल रही है बंधन अब न छूटेगा और उसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अब तक कहानी में हमने देखा कि उषा के जो स्टेप फादर होते हैं वो शराब पी करके शराब का बहुत सारा कर्जा चढ़ा लेते हैं और उसको उतारने के लिए अपनी ही स्टेप डॉटर को किसी के हाथों बेचने की कोशिश करते हैं और इस बात का पता कबीर को लग जाता है और उषा कबीर को सारी बातें बताती है और उषा और कबीर की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वो शादी कर लेता है 6 महीने के लिए, लेकिन जब शादी की 6 महीने पूरे होते हैं तब कबीर और उषा दोनों को एहसास होता है कि वो दोनों एक दूसरे को चाहने लगे हैं और फिर कबीर उषा से कह देता है कि अब वो उससे कॉन्ट्रैक्ट की नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देता है और कहता है कि अब मैं तुमसे ही शादी कर रहा हूँ। तो देखते हैं इससे आगे अब होता है क्या। ये पेज जो आप देख रहे हैं ये दूसरे पार्ट का लास्ट पेज है। इससे आगे से हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। विजय जी दिनों आज शाम को दावत की तैयारी करो, आज हमारे बचवा के पसंद का खाना होना चाहिए। कहते हुए विजय जी बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। शाम को खाने में बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए गए थे। उषा के मम्मी पापा को भी बुलाया गया और कुछ खास मेहमानों को भी शाम को खाने पर बुलाया गया। उषा जब नीचे आकर खाना सर्व करने लगी तो विजय जी ने उषा को रोकते हुए कहा कि बेटा, आज तुम खाना नहीं परोसोगी क्योंकि सही मायने में आज ही तुम हमारी बिटिया से बिटिया बहू बनी हो। मतलब आज से पहले तो तुम और कबीर बचवा अलग अलग रहते थे, ये मैं पिछले 6 महीने से जानता हूँ, पर मुझे तुम पर पूरा विश्वास था कि तुम बहुत भली और संस्कारी लड़की हो। ये कहते हुए विजय जी ने उषा को बिठा दिया और कबीर से कहा कि बचवा बहू के पास आकर बैठ जाओ। खाने की मेज पर सभी लोग बैठे हुए थे। तभी विजय जी उठकर बोले, शकुंतला जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि जो आपने अपनी प्यारी सी संस्कारी बेटी को हमारे घर की बहू बनाने में का मौका दिया और साथ ही हम बिरजू का भी शुक्रगुजार करते हैं क्योंकि बिरजू की वजह से ही हम बिटिया को अपने घर की बहू बना पाए। अगर बिरजू ने ना इतनी उधारी की होती, ना हमारे लोग बिरजू के घर जाते और ना ये बिटिया को उठाकर लाते और ना ही बिटिया हमारे घर की बहू बन पाती। तो मैं हाथ जोड़कर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी बेटी यानी कि हमारी बहू बिटिया इस घर में हमेशा खुश रहेगी। शकुंतला जी हाथ जोड़कर चुपचाप खड़ी थी और मन ही मन सोच रही थी, तो ये सब इस पियक्कड़ की वजह से हुआ है। पता नहीं किन मजबूरियों में मेरी बेटी ने ये शादी की होगी। वैसे देखने में तो ये लोग बड़े भले लग रहे हैं, घर भी खूब बड़ा है, बाकी पूरी बात तो मुझे उषा ही बता सकती है। इधर बिरजू सिर झुकाए हुए बैठा मन ही मन खुद को कोस रहा था कि अगर मैंने इतनी उधारी ना चढ़ाई होती तो मैं आज इसको किसी के हाथों बेच चुका होता और खूब आराम से दारू पीता। पर अब तो इसकी माँ से पैसे भी नहीं ले सकता। साला हमेशा डर लगा रहता है। बाप रे, कितना मारा था सालों ने उस दिन। खाने पीने का प्रोग्राम खत्म हुआ तो शकुंतला जी उषा से बोली, बेटी तेरी शादी तो जल्दबाजी में हो गई थी तो मैं तुझे कुछ दे नहीं पाई, पर बेटा मेरी भी इच्छा थी कि मैं तुम्हारा कन्यादान करती, इसलिए मैं तेरे और तेरे ससुराल वालों के लिए कुछ तोहफे लाई थी। शकुंतला जी ने सभी को उनके लिए लाए गए तोहफे दिए और कबीर को एक सोने की चैन देते हुए बोली, बेटा कबीर, जानती हूँ कि यह तोहफा तुम्हारे लिए बहुत ही छोटा है, परंतु यह तोहफा उषा के पापा ने उनकी मौत से पहले ही अपने होने वाले दामाद के लिए बनवा के रख लिया था, इसलिए यह मैं तुम्हें दे रही हूँ। और फिर उन्होंने उषा की तरफ मुड़ते हुए उषा को एक बहुत ही खूबसूरत सा हार देते हुए कहा कि बेटी, यह मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। हार देखकर उषा बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि वास्तव में वह हार बहुत ही खूबसूरत था। और इधर कबीर उस चैन को अपने गले में पहन लेता है और कहता है, आंटी जी आपने जो दिया है वह छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तोहफा बड़ा या छोटा नहीं होता है, देने वाले का दिल बड़ा होता है। शकुंतला जी कबीर की तरफ मुड़ते हुए बोली, अब तुम्हारी शादी उषा से हो गई है तो तुम मुझे भी माँ कह के बुला सकते हो। इतना सुनकर कबीर की आंखों की कोरे आंसुओं से गीली हो गई, जिसे कबीर ने बड़ी चालाकी से छुपा लिया, पर ये उषा ने देख लिया था। शकुंतला जी विजय जी की तरफ मुड़कर बोली, समधी जी उषा को 2-4 दिन के लिए हमारे घर भेज दीजिएगा, मेरा बहुत मन हो रहा है कि मैं उससे 2-4 दिन अपने पास रखूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं समधन जी, जब आपका या उषा का जब भी मन हो आप यहाँ आ जाए या उसको अपने पास बुला सकते हैं, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। समधी जी अब हम चलते हैं, नमस्ते। शकुंतला जी और बेजू दोनों वापस अपने घर चले जाते हैं। उषा का सामान तो कबीर के कमरे में आ गया था, पर वह समझ नहीं पा रही थी कि मुझे सोना कहाँ है, कबीर के कमरे में या वापस मेरे उसी कमरे में। वह मन ही मन सोच रही थी कि कबीर खुद से बोले कि उषा अब हम तुम एक ही रूम में सोएंगे, क्योंकि कबीर अभी नीचे बैठा अपने बापूजी से बातें कर रहा था। बहुत समय बाद कबीर और बापूजी को इस तरह बैठे बातें करते देखा तो उषा को बड़े तसल्ली हो रही थी कि चलो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम कबीर जी अपने पापा से बात तो करने लगे और वह
जाकर के अपने कमरे में ही लेट गई और छत की तरफ देखने लगी। लेटे लेटे उषा फिर से अपने अतीत की बातें उसके जहन में घूमने लगी और कहीं ना कहीं उसके दिल के एक कोने में से बिरजू के लिए दुआएं निकल रही थी कि बिरजू अगर ना होता तो शायद वो इस घर में ना आती, शायद कबीर से उसकी इस तरह से मुलाकात ना होती। और वह मन ही मन यह भी सोच रही थी कि उसने आज तक ये सच्चाई अपनी माँ को नहीं बताई है, फिर भी उसे माँ को एक बार बता देना चाहिए। उसके मन ने कहा तो उसने निश्चय किया कि इस बार वह जब अपने घर जाएगी तो माँ को इस बारे में सब बातें जरूर बताएगी। माँ भी आखिर माँ होती है, उसे भी अपनी औलाद की सुख और दुख में हिस्सेदारी होनी होती है। साथ ही साथ बिरजू से सावधान रहने के लिए भी वो माँ को आगाह कर देगी। कबीर अपने बापूजी से बातें खत्म करके ऊपर आया और सीधा अपने कमरे में गया, लेकिन वहाँ उषा नहीं थी। कबीर ने बाथरूम में चेक किया। कबीर को लगा शायद उषा चेंज करने गई होगी, लेकिन बाथरूम से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। तो उसने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। बाथरूम का दरवाजा खुला था। देखा तो अंदर उषा नहीं थी। फिर कबीर को ध्यान आया कि कहीं उषा अपने कमरे में तो नहीं है। वह जैसे ही उषा के कमरे में गया तो देखा उषा बेड पर लेटी हुई छत की तरफ देख रही थी। उषा सोच में इतनी मगन थी कि कमरे के दरवाजे पर कबीर की आहट भी उसे सुनाई नहीं दी। कबीर भी बगलों में हाथ डाले चौखट की टेक लगाकर खड़ा हो गया और वहीं एक टक उषा को देखता रहा। जब लगभग 10 मिनट तक खड़े रहने के बाद कबीर ने देखा कि वह तो पता नहीं कौन से गहन चिंतन में खोई हुई है, तो कबीर ने गला साफ करने की एक्टिंग की। इसी आवाज को सुनकर उषा का ध्यान अपने अतीत से हटा। उसने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजे पर कबीर खड़ा था। कबीर को देखकर उषा उठकर बैठ गई। आओ कबीर। कबीर उषा के पास जाकर उसकी बगल में बैठते हुए उसको साइड हक करते हुए बोला, उषा तुम मुझसे नाराज हो? नहीं तो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कबीर? तो फिर तुम इस कमरे में क्यों आई? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा सारा सामान मेरे कमरे में पहुंच गया है, तो अब तुम्हारा और मेरा कमरा अलग अलग थोड़े ही ना है। तो फिर तुम यहाँ क्यों आई? वहीं क्यों नहीं चली गई सीधी? वह क्या है ना, मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे कहाँ सोना चाहिए, तो मैं इधर ही आ गई, उषा ने जवाब दिया। कबीर ने उसको कस के गले से लगा लिया और बोला, अब तुम्हारा और मेरा कमरा या सामान अलग अलग नहीं है। अब तो हम दोनों शरीर जरूर अलग हैं, लेकिन एक जान है। तो आज के बाद तेरा मेरा नहीं, जो भी होगा वह हमारा होगा, समझी तुम? ओके ओके बाबा, नहीं कहूंगी। तो चलो अब उठो और चलो अपने कमरे में। कहते हुए कबीर उषा को गोद में उठाकर अपने कमरे में ले जाता है। कबीर कपड़े चेंज करने बाथरूम की तरफ चला जाता है। उषा कमरे को निहार रही थी। जैसे ही कबीर चेंज करके वापस आता है, उषा भी चेंज करने के लिए बाथरूम में चली जाती और देखती है कि वहाँ पर सब सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। तो उषा पहले बाथरूम के सामान को उठाकर उसको अच्छे से सही जगह पर सेट करती है और उसके बाद कपड़े बदलकर गाउन पहनकर बाहर आती है। जैसे उसने बाथरूम का गेट खोला, बाहर कबीर खड़ा इंतजार कर रहा था। एकदम से कबीर को सामने देखकर उषा अचकचा गई। कबीर ने आगे बढ़कर उषा को गोद में उठा लिया और लाकर के बेड पर लेटाते हुए कहा, तो मेरी रानी, असली शादी तो हमारी आज हुई है। आज से पहले तो हमारी जो शादी हुई थी वह भी नकली थी। तो बताइए, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम अब मुझसे कुछ मांगना चाहो तो मांग सकती हो। कबीर की आंखों में एक टक देखते हुए उषा बोली, कबीर वैसे तो मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह अब मेरा भी है। फिर भी मैं तुमसे एक चीज मांगती हूँ। वादा करो कि अब तुम हमेशा मेरे ही रहोगे। उषा, माना कि ये शादी मैंने कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर की थी। भले ही शादी के वक्त मेरा तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही मैंने कभी तुम्हारे बारे में सोचा था, लेकिन इन 6 महीनों में तुमने हमारे लिए जो किया, तुमने मेरे और मेरे बापू को मिलवाया और मेरे बापू का इतना अच्छे से ध्यान रखा, तो इनके लिए मैं तुम्हारा बहुत ही आभारी हूँ। वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। तुम ही मेरा जीवन हो और बापूजी के बाद अगर कोई मेरी जिंदगी में है तो वह तुम ही हो। दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले बातें करते करते पता ही नहीं कब सो गए। जब सूरज की किरणें आंखों पर पड़ी तो उषा की आंख खुली और उसने देखा तो सुबह के 8 बज गए थे और उषा एकदम से चौंक कर उठी और दौड़ती हुई नीचे पहुंची तो विजय जी डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। उषा ने झुककर विजय जी के पैर छुए और बोली, बापूजी सॉरी, गलती हो गई, उठने में देर हो गई। विजय जी ने उषा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। काम करने के लिए घर में नौकर हैं और अगर कम पड़े तो मुझे बता देना, 1-2 और रख दूंगा। तुम्हें काम करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस तुम अपना ख्याल रखना और हमारे बिटवा का ख्याल रखना। जब से उसकी माँ गई है तब से वह बहुत अकेला हो गया है। वैसे ही मुझे पूरा विश्वास है कि तुम हमारे बिटवा के अकेलेपन को कभी महसूस नहीं होने दोगी। वैसे बिटिया, तुम्हारी वजह से ही कल हमारे बिटवा ने हमसे काफी देर तक बात की। देखो बिटिया, अब हम तो जा रहे हैं बाहर। अब इस पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब तुम्हें ही इस घर को संभालना है।
बेटिया, बच्चों को नाश्ता करवा देना। हाँ हाँ बाबूजी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बस मैं नाश्ता लेकर जा रही हूँ और अभी कबीर को उठा देती हूँ। आप अपनी बीपी की दवाइयाँ टाइम से लेना। उषा नाश्ता लेकर कमरे में पहुंची तो कबीर अभी भी सो रहा था। उषा ने नाश्ता टेबल पर रख दिया और कबीर को जगाने के लिए बेड तक पहुंची तो देखा कि कबीर एक बच्चे की तरह उल्टा सोया हुआ था और उसने तकिया अपने हाथों में पकड़ रखा था। कबीर के इस तरीके की मासूम सी शक्ल देखकर उषा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने आगे झुककर कबीर के गालों पर किस कर लिया और फिर उसे शरारत सूझी तो उषा ने गिलास में पानी लेकर कबीर के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। जैसे ही पानी के छींटे पड़े, कबीर एकदम से बोला, छवि तुम कभी नहीं सुधरोगी। ये सुनकर उषा चौंक गई और उसके हाथ से पानी का गिलास छूटकर पूरा पानी कबीर के ऊपर गिर गया और कबीर उछलकर उठकर बैठ गया। सामने उषा खड़ी थी। उषा को इस तरीके से भौचक्का देखकर कबीर मन ही मन मुस्कुराया और उठकर बैठते हुए उसने उषा को पकड़कर खींच लिया और उषा धड़ाम से कबीर की गोद में जा गिरी। कबीर ने पीछे से उषा के बाहों में पकड़े हुए कहा, कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रही हो। उषा का चेहरा कबीर के चेहरे से मुश्किल से कुछ ही दूरी पर था। उषा की तो सांस सी अटक गई थी। कबीर मुझे छोड़ो, उषा ने मुश्किल से थूक निगलते हुए माथे में तोड़ी डालते हुए कहा। कबीर समझ नहीं पाया कि उषा को क्या हुआ। ये छवि कौन है? उषा ने अपने आप को कबीर से दूर करते हुए कहा। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है, मतलब ये पार्ट है, ये मैं इतना ही लिख पाई क्योंकि अब लोकल एग्जाम शुरू हो चुके हैं और बोर्ड के एग्जाम खत्म हो गए हैं तो बोर्ड की कॉपियां वगैरह भी चेक करनी है। तो अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि स्कूल का टाइम जो था हमारा वो भी अब 6 घंटे से बढ़कर के 8 घंटे या उससे भी ज्यादा हो गया क्योंकि 2 शिफ्ट में जो है एग्जाम चलने वाले हैं। तो टाइम अब बिल्कुल शॉर्टेज हो रही है, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि पार्ट्स डालूं जरूर। तो आप लोग इस कहानी छोटी होने की शिकायत प्लीज अब ना करें और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और कहानी पसंद आई